नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ को। ये हमारा मैग्नेटोस्टैटिक्स का 9th वीडियो है। प्यारे व्यूअर्स, इस वीडियो में हम लोग पहले तो देखेंगे स्टेटमेंट एम्पियर्स सर्किटल लॉ का, फिर प्रूफ देखेंगे और फिर हम लोग जो एम्पियर्स सर्किटल लॉ है इसके डिफरेंशियल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म पर थोड़ी चर्चा करेंगे और फिर एंड में हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड के रिगार्डिंग। ठीक है, तो प्यारे व्यूअर्स, स्टेटमेंट पहले देखते हैं कि आखिरकार एम्पियर्स सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट कहता क्या है। देखिए, एम्पियर्स सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट ये कहता है कि फॉर अ क्लोज्ड कर्व, ओके, मान लीजिए अपने पास एक क्लोज्ड कर्व गिवन है, ओके, तो उस क्लोज्ड कर्व के लिए जब आप लाइन इंटीग्रल पता करते हो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का, ओके, तो ये आपका इक्वल होता है किससे, म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द कर्व्ड, है ना, पासिंग थ्रू द क्लोज्ड पाथ और या फिर क्लोज्ड कर्व जो कहना चाहो, ओके। और ये जो है आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है एम्पियर्स सर्किटल लॉ का। स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, देखिएगा, द लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल फॉर अ क्लोज्ड कर्व इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट क्या है यहाँ पे, परमेबिलिटी कांस्टेंट है फ्री स्पेस का, ओके, म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट आई थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ओके। मैथमेटिकली इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, समझ गए। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, डी एल आपका कोई एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट है, म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी कांस्टेंट है फ्री स्पेस का, और आई जो है ये करंट है जो आपका जो क्लोज्ड पाथ है या जो क्लोज्ड कर्व है उसके थ्रू जो करंट है वो, ओके। तो ये स्टेटमेंट तो बहुत जनरल सा है, जैसे आपका गॉस लॉ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसी प्रकार से मैग्नेटोस्टैटिक्स में एम्पियर सर्किटल लॉ है। तो ऐसा कह सकते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, एक एनालॉगस लॉ है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ओके। प्यारे व्यूअर्स, इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसको प्रूफ, इसका जो प्रूफ है उसको हम लोग एक झटके में समझ सकते हैं, है ना। इसके लिए क्या करना होगा, हमें एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर कंसिडर करना होगा या फिर एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कंसिडर करना होगा, इस प्रकार से कि ये जो कंडक्टर है वो ऊपर की तरफ या फिर ऐसा, अगर हम लोग प्लेन ऑफ पेपर लेंगे तो प्लेन ऑफ पेपर में बाहर की तरफ निकलता हुआ करंट कैरी कर रहा हो। ठीक है, समझ पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कंडक्टर है, ये है ना, और ये जो है करंट कैरी कर रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ऐसे रहेगा वायर ऊपर की तरफ, है ना, ओके। तो जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में बनेगा, ओके, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से एक सर्किल, चलिए मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे ले लिए एक सर्किल। ठीक है, इस प्रकार से कि इसका रेडियस आर है, जस्ट इमेजिन। ठीक है, ओके। और प्यारे व्यूअर्स, अगर हम लोग ऐसा करें कि ये जो सर्कल है, इस सर्किल पर कहीं पर भी मान लीजिए अगर हम लोग एक पॉइंट पी कंसिडर कर लिए, इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा इस लॉन्ग, ओके, इस लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण वो कितना होगा, वो होगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ओके। क्योंकि वायर का और इसके बीच का डिस्टेंस तो हर जगह पर सेम होगा, क्योंकि ये सर्कल है ना, चूंकि ये सर्कल है ना, हर जगह पर डिस्टेंस सेम होगा, तो हर एक जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, डायरेक्शन अलग अलग होगा, है ना, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। अब इस पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, है ना, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज अपना यहाँ पे फील्ड बनेगा ना। राइट हैंड थंब रूल से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज बनता तो उस डायरेक्शन में लेते। ठीक है, ओके। ये जो अपना सर्कल है, इस सर्किल पे जितने भी पॉइंट्स हैं सब पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वो सेम होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, क्योंकि बी क्या है, बेसिकली वो आर पे डिपेंड कर रहा है और आर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है ना। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, ये जो इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ है, क्योंकि ये सर्कल क्या है, क्लोज्ड पाथ है। ठीक है, बी डॉट डी एल, ओके, ये आपका किससे इक्वल हो सकता है, इंटीग्रल बी, इंटीग्रल, इसको चूंकि डॉट प्रोडक्ट है तो इसको तोड़े तो यहाँ पे बी डी एल कॉस थीटा हमें मिलेगा, ओके। अब थीटा जो है ना, ये एक्चुअली में बी और डी एल के बीच का एंगल है। अब ये तो चलिए मान लेते हैं बी का डायरेक्शन हो गया, तो डी एल का डायरेक्शन किधर होगा। देखिए, अगर आप यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करोगे ना,
तो इस स्मॉल एलिमेंट का भी जो डायरेक्शन होगा ना वो बी के लॉन्ग ही होगा। कहीं पर भी अगर आप कंसिडर करते हो, यहाँ पर भी अगर कंसिडर करोगे तो बी का डायरेक्शन जो है टेंजेंट के डायरेक्शन के लॉन्ग होता है, और बी के डायरेक्शन के एलोंग ही जो आप स्मॉल करंट माफ कीजिएगा जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट आप लोगे उसका डायरेक्शन होता है बी के एलोंग ही डीएल का। ठीक है, तो जब दोनों के बीच का डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा 0 डिग्री, और जब थीटा का वैल्यू 0 होगा तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व बी डी एल इज इक्वल टू, बी को बाहर कर लो, इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व डी एल। अब चूंकि देखो ये जो हमारा पूरा सर्कल है, ठीक है, मान लो इसी पर आपने जो है एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी एल कंसिडर किया है यहाँ पे, चलिए मान लीजिए, ठीक है, जिसका डायरेक्शन बी के लॉन्ग था। ठीक है, तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई ये पूरा सर्किल जो है इसी प्रकार के स्मॉल लेंथ एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, कह सकते हैं ना, बिल्कुल। मतलब है कि अगर हम लोग इस डीएल को इंटीग्रेट करेंगे ओवर अ क्लोज्ड पाथ, है ना, तो हमें जो है इस सर्किल के सिरकमफ्रेंस का वैल्यू मिलेगा, है ना। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी 2 पाई आर। समझ रहे हैं ना, हम लोग इसको इंटीग्रेट किए तो हमें सर्किल का सिरकमफ्रेंस मिला। अब देखो चूंकि हम लोग जानते हैं ये जो b है अपना, इसका वैल्यू हम लोग पता किए हैं कि हर एक पॉइंट पर b का वैल्यू कांस्टेंट है, जो है आपका म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ओके, और यहाँ पर भी है 2 पाई आर, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व v डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये जो आपको मिल रहा है यही तो है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ तो यही कहता है ना कि द लाइन इंटीग्रल b dot dl, okay, for a closed curve is equal to mu naught times the current passing through the curve. okay, यही तो कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ, और यही तो है उसका मैथमेटिकल फॉर्म जो यहाँ पे हम लोग लिखे थे। ओके, और इसी को जो है हम लोग कहते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, ये आपका एम्पियर सर्किटल लॉ का इंटीग्रल फॉर्म है। डिफरेंशियल फॉर्म को हम लोग डिराइव करेंगे अभी, ठीक है ना, छोटा सा डेरिवेशन है। अब देखो यहाँ पर जो भी चीज़ें डिस्कस की वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे लिख करके रखें, एक बार थोड़ा देख लेते हैं। कंसिडर प्रूफ के लिए, कंसिडर अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आई परपेंडिकुलर टू द पेज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, है ना, पेज के परपेंडिकुलर जो है एक कंडक्टर लिया गया है जो आउटवर्ड की तरफ डायरेक्ट, मतलब आउटवर्ड की तरफ करंट जो है वो कैरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। ठीक है, देखो यहाँ पर जो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का वैल्यू होगा इस करंट कैरिंग वायर के कारण, ठीक है, वो इतना है। ओके, और ये चीज़ हम लोग कैसे पता किए थे, आपको याद होगा कि बायोट-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन में आता है ये, है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखे हैं कि अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट इज गिवन बाई b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, है ना। जो अपना पॉइंट है, ठीक है, उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा r डिस्टेंस की दूरी पर, वो आपका इस प्रकार से गिवन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, एट ईच पॉइंट ऑन दिस सर्किल b हैज़ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ये तो बताइए आपको कि जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का इस सर्किल के हर एक पॉइंट पर वो सेम होगा, है ना। क्यों सेम होगा, क्योंकि r जो है रेडियस सबके लिए सेम है हर एक पॉइंट के लिए, ठीक है, एंड डी एल विच इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, जो एट ईच पॉइंट ऑन दिस सर्किल बी हैज अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ओके, एंड डी एल विच इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन एज बी, है ना। जैसे यहाँ पे कहे थे ना कि जो अपना मैग्नीट्यूड है, माफ कीजिएगा, अपना जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है उसका डायरेक्शन क्या होता है, जो भी आप पॉइंट लिए हो वहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, वही टेंजेंट आपको जो है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का डायरेक्शन देगा। बस आपको देखना है कि जो आपका फील्ड लाइन है वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, उसके अकॉर्डिंग टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो बी का वैल्यू मिलेगा, बी का डायरेक्शन मिलेगा आपको, और बी के डायरेक्शन में ही डी एल का डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। Thus, integral over closed curve b dot dl is equal to integral over closed curve b dl is equal to b integral over closed curve dl and that is b 2 pi r, है ना, क्योंकि इसको इंटीग्रेट किए dl को हम लोगों ने। ओके,
तो हमें यहाँ पे 2 पाई आर क्या है आपका सर्कमफ्रेंस है सर्कल का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बी का वैल्यू रखेंगे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, तो आपका जो है एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर्म हो जाएगा। और यही क्या है आपका इंटीग्रल फॉर्म है एम्पियर सर्किटल लॉ का। अब चलिए क्या करते हैं, जो डिफरेंशियल फॉर्म है उसे प्रूफ करते हैं। देखिए डिफरेंशियल फॉर्म प्रूफ करने के लिए हमें करना क्या होता है कि हम लोग ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि अपने पास एक रीजन है, ठीक है, एक कह सकते हो कि एक रीजन है या एक सरफेस है जो एक क्लोज्ड पाथ से बाउंडेड है, ठीक है। और वहाँ पे जो करंट डेंसिटी है वो जे है। जैसे हम लोग यहाँ लिए हैं कि लेट जे बी द करंट डेंसिटी इन एन एलिमेंट डी एस ऑफ द सरफेस बाउंडेड बाय द क्लोज्ड पाथ, ठीक है। एक सरफेस है, ठीक है, जो क्लोज्ड पाथ से बाउंडेड है। इस सरफेस का एक स्मॉल एलिमेंट में जो आपका करंट डेंसिटी है उसको हम लोगों ने जे लिया है, ओके। अब जो अपना करंट होता है ना उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट डेंसिटी के टर्म्स में कुछ ऐसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर सरफेस एस जे डॉट डी एस। तो अपना ये जो था एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ऐसा था। इस आई के जगह पर हम लोग इसे रखेंगे तो हमें मिलेगा म्यू नॉट इंटीग्रल ओवर सरफेस एस जे डॉट डी एस। अब देखो यहाँ पे लाइन इंटीग्रल है, यहाँ पे क्या है सरफेस इंटीग्रल है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, या तो लाइन को सरफेस में कन्वर्ट कर देंगे या फिर सरफेस को लाइन में कन्वर्ट कर देंगे, ओके। हम लोग करते क्या है, अपना ये जो लाइन इंटीग्रल है इसको सरफेस में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन इस पहले एक बार और इसको यहाँ लिख देते हैं। ये लाइन इंटीग्रल है आपका बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एस जे डॉट डी एस, कुछ ऐसा। अब देखो स्टोक्स थ्योरम की मदद से, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, हम लोग यहाँ पर ये जो आपका है लाइन इंटीग्रल इसको क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे, जो होगा आपका एक मिनट, कर्ल्ड इंटीग्रल ओवर सरफेस एस कर्ल्ड बी डॉट डी एस होगा। तो क्या कर सकते हैं, इसके जगह पर इसे पुट कर देंगे, तो इंटीग्रल ओवर सरफेस एस कर्ल्ड बी डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर सरफेस एस जे डॉट डी एस। अब बोथ साइड से जो सरफेस इंटीग्रल है उसको जब आप कैंसिल करते हो तो आपको यहाँ पर मिलेगा कर्ल्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, ओके, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, अर्थात डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। ये आपका डिफरेंशियल फॉर्म हो गया किसका, एम्पियर सर्किटल लॉ का। अब देखिए जैसा कि हम लोग कहे थे कि आखिरी में हम लोग कंपैरिजन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड के बीच, है ना। तो 3 पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन है यहाँ पे छोटा सा, ये आपको जो है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्पफुल होगा। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में क्लोज्ड पाथ के अलॉन्ग जब आप लाइन इंटीग्रल पता करते थे तो वो 0 से इक्वल होता था, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है ना, क्लोज्ड लूप्स फॉर्म नहीं करता, ओपन लूप्स फॉर्म करता है, ठीक है। लेकिन मैग्नेटोस्टैटिक में हम लोग अभी देखें कि जो लाइन इंटीग्रल होगा फॉर अ क्लोज्ड पाथ वो इससे इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है क्लोज्ड लूप्स बनाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हम लोग देखे थे कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल निकालते हो तो वो 0 से इक्वल मिलता है, ओके। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का जब आप कर्ल निकालते हो तो वो आपका म्यू नॉट जे से इक्वल होता है। यही आपका डिफरेंशियल फॉर्म है, ओके, एम्पियर सर्किटल लॉ का। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या देखे थे, डाइवर्जेंस ऑफ एरो ई इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। बट मैग्नेटिक फील्ड में जो बी का डाइवर्जेंस है, मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस, वो 0 से इक्वल होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं। देखिए ये अपना 9वां वीडियो था मैग्नेटोस्टैटिक्स का एम्पियर सर्किटल लॉ।